मुंबई अंडरवर्ल्ड इतिहास सीरीज के 21वें वीडियो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है बूढ़ा होता डॉन मस्तान। अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल करने में कामयाब रहा, दौलत, ताकत, रुतबा, शोहरत और वह सब कुछ जो जिंदगी में मायने रखता है। वह अपनी तीनों बेटियों कमरुन्निसा, मेहरुन्निसा और शमशाद को अच्छे घरों में ब्याहने में कामयाब रहा और एक पिता के रूप में वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर संतुष्ट था। लेकिन उसे एक बेटे की चाहत थी जो उसका वारिस बन सकता और उसका नाम अमर कर सकता। मस्तान अक्सर इब्राहिम भाई को देखता और जिस तरह परवरदिगार ने उसे नवाजा था उस पर उससे रश्क करता। इतने सारे बच्चे और उनमें भी 6 लड़के। जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो वह और भी ज्यादा अकीदतमंद और मायूस हो जाता है। मस्तान बेहद मजहबी और उतना ही दरियादिल भी हो उठा था। उसने एक बार फिर मक्का मदीना की यात्रा की। उसने कितनी बार हज यात्रा की यह कोई नहीं जानता, लेकिन खुदा में अपनी इस नई नई आस्था के साथ उसने अपने नाम के आगे हाजी शब्द जोड़ लिया था। अब वह हाजी मस्तान मिर्जा कहलाने लगा था। मुसलमान ऐसा आमतौर पर दुनिया को यह बताने के लिए करते हैं कि उन्होंने पवित्र काबा की तीर्थ यात्रा कर ली है और एक तरह से अपनी जिंदगी की तमाम बुराइयों पर पश्चाताप कर लिया है और उनसे तौबा कर ली है। हाजी शब्द अजमत और ईमानदारी की गवाही के रूप में पेश किया जाता है। मस्तान ने एक बेटे की चाहत में जाने माने पीरों की दरगाहों पर फरियादें भी शुरू कर दी थीं। उसने शहर की ओर देश की तमाम मजहबी दरगाहों की यात्राएं शुरू कीं, जहां वह खैरातें बांटता और गरीबों को भोजन देता और हर किसी से विनती करता कि वे उसके बेटे के जन्म के लिए दुआ करें। उसकी इस अकीदत ने उस वक्त एक नई बुलंदी को छुआ जब उसकी दिलचस्पी मुसलमानों की उन सामाजिक फिल्मों में बढ़ने लगी जो परिवारों को मजहबी पैगाम देती थीं। मस्तान ने पाया कि फिल्में ताकतवर माध्यम होती है और आवाम पर किसी भी दूसरी चीज के मुकाबले फिल्मों का ज्यादा असर होता है। इसलिए उसने इस तरह की फिल्में बनाने में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। 70 के दशक में और उसके बाद 80 के दशक के शुरुआती सालों में मुस्लिम समाज पर केंद्रित ऐसी कई फिल्में बनीं जिनमें मेरे गरीब नवाज, नियाज और नमाज, बिस्मिल्लाह की बरकत, औलियाए हिंद, दयार मदीना और ऐसी ही कई और फिल्में शामिल हैं। फिल्मी हस्तियों से अपनी मुलाकातों के दौरान उसकी मुलाकात वीणा शर्मा उर्फ सोना से हुई। उसे मधुबाला से मिलती जुलती शक्ल वाली स्त्री के तौर पर पेश किया जा रहा था और मस्तान उस जमाने के दूसरे नौजवानों की तरह उस मधुबाला से शादी रचाने के ख्वाब देखा करता था, जो फिल्म इंडस्ट्री के तब तक के इतिहास की फिल्मी पर्दे की सबसे खूबसूरत मलिका हुआ करती थी। लोगों का कहना था कि उस जैसी तारिका दोबारा पैदा नहीं होगी, लेकिन जब 70 के दशक में और उसके बाद 80 के दशक के शुरुआती सालों में मुस्लिम समाज पर केंद्रित फिल्मों के पर्दे पर सोना उतरी, तो बहुतों को लगा कि उसका चेहरा हूबहू मधुबाला से मिलता जुलता है। मस्तान ने जरा भी देर किए बगैर उसके पास शादी का प्रस्ताव भेजा, जिसे उसने तुरंत मंजूर कर लिया। वह एक सशक्त फिल्म निर्माता था और वह अपने करियर के लिए संघर्ष करती नई नई तारिका थी, इसलिए यह जोड़ी बननी ही थी। मस्तान ने जुहू में उसके लिए एक शाही बगला खरीदा और उसके साथ वहां रहने लगा। जल्दी ही वह शान से उसे सार्वजनिक जलसों में ले जाने लगा। वह शहर के तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अपनी बीवी को लेकर दिलीप कुमार और सायरा बानो के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाने का कोई मौका नहीं चूकता था। मस्तान इन तस्वीरों को, जिनमें अक्सर दिलीप कुमार और मस्तान साथ साथ होते थे, बहुत पसंद करता था और उन्हें अपने बंगले की दीवारों पर सजाता था। जल्दी ही वह एक पार्टीबाज, मिलनसार व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा और उसकी तस्करी संबंधी गतिविधियों की चर्चा अतीत का विषय बन गई। पीछे मुड़कर देखने पर लगता है जैसे यह अपनी बुरी छवि को ढांकने और सदाचारी दिखने के लिए मस्तान द्वारा अपनाई गई एक तरकीब थी। समाज में उसकी इज्जत और कुछ हैसियत तो हमेशा से रही थी। बंबई के मुसलमानों के पास अपने समुदाय में अब तक ऐसा कोई सुधारवादी नेता नहीं था जिसका समाज पर कोई दबदबा होता। इसलिए मस्तान ने समुदाय की नेतागिरी का लबादा ओढ़ने का निश्चय किया। बदकिस्मती से आवाम इतनी अक्लमंद नहीं थी कि वह इस खालीपन को भरने की उसकी कोशिश को रोक पाती। मस्तान को हर इज्जतदार मजलिस में बुलाया जाता था और इन जलसों के मंच पर उसे महत्वपूर्ण जगह दी जाती थी, जहां वह कभी कभी लोगों का ध्यान खींचने के लिए बेजा नाटकीय हरकतें करता था
और भड़काऊ तकरीरें पेश करता था। पुलिस की स्पेशल ब्रांच, जो इस तरह की सभाओं के इर्द गिर्द सूंघती मंडराती रहती थी, ने महसूस किया कि मस्तान का यह उभार समस्या बन सकता है। इस बात को उचित अवसर पर मंत्रालय के आला अधिकारियों तक पहुंचाया गया। 1984 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान जब सरकार ने समाज विरोधी तत्वों की धरपकड़ शुरू की, तो पुलिस के आला अफसरों ने माफिया के तमाम सरगनाओं को गिरफ्तार करने का फैसला किया। वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे, जिसकी काफी ख्याति थी, ने मस्तान और करीम लाला को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया। मस्तान अपने जुहू बंगले में छुपा हुआ था, लेकिन जेंडे किसी तरह उसे वहां से क्राइम ब्रांच तक घसीट लाया। बाद में जेंडे ने ग्रैंट रोड स्थित करीम लाला के निवास ताहिर मंजिल पर छापा डाला और उसे पुलिस मुख्यालय ले गया। पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो ने मस्तान और उसकी कुख्याति के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जब उसके सामने झेंडे ने इस तस्कर को पेश किया तो उसे बड़ा झटका लगा। उसने पाया कि उसके सामने एक ठिगना, कमजोर, दुबला सा शख्स खड़ा हुआ था। पुलिस के इस मुखिया ने इस शख्स को देखकर जो प्रतिक्रिया की थी, उसे झेंडे कभी नहीं भूलता। ये है मस्तान, वो प्रसिद्ध व्यक्ति। मस्तान और करीम लाला दोनों पर NSA के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और वे कई महीनों तक थाने जेल में रहे। मस्तान ने बेहद अपमानित और प्रताड़ित महसूस किया। उसकी सारी शोहरत, दौलत और बॉलीवुड के साथ के संपर्क बेकार गए। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उसकी खातिर रास्ता रोको आंदोलन चला सकते, एक ऐसी भीड़ जो प्रशासन को झुका सकती, समर्थकों का ऐसा हुजूम जो उसके पक्ष में एक अजेय बल, ताकत का स्रोत बन सकता। कई दिनों के सोच विचार और अपने मास्टरमाइंड, पुलिस के मुखबिर और गुप्त सलाहकार जेनाबाई समेत अपने तमाम थिंक टैंक से सलाह मशवरा करने के बाद उसने एक रणनीति तैयार की। क्यों न दलितों और मुसलमानों को एकजुट किया जाए। दोनों समाज के दबे कुचले तबके हैं, उसने सोचा, और दोनों के पास व्यवस्था से टक्कर लेने के अपने आधार हैं, क्योंकि दलित और मुसलमान दोनों ही महसूस करते हैं कि सरकार ने उनके साथ नाइंसाफी की है। एक संगठित शक्ति के रूप में यह संयुक्त मोर्चा शिवसेना के बाहुबल का भी एक जवाब होगा। दरअसल वे बाल ठाकरे के शिव सैनिकों के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे, मस्तान ने ख्वाब देखा। दलितों के कई नेताओं से मिलने के बाद एक वरिष्ठ नेता और बुद्धिजीवी जोगेंद्र कवाड़े ने उसकी इस योजना को समर्थन दिया। इस तरह 1985 में दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ DMSM अस्तित्व में आया। हालांकि अखबारों में पर्याप्त कवरेज के बावजूद पार्टी अपनी मौजूदगी का एहसास करा पाने में नाकामयाब रही। पार्टी को फंड मुहैया कराने और उसका प्रचार करने की मस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद वह कभी भी ध्यान देने लायक ताकत नहीं बन सकी। मस्तान के खिलाफ तस्करी के सारे आरोप अब समाप्त हो चुके थे। उसने अपना वक्त राजनीति और जमीन जायदाद के कारोबार में लगा दिया। करीम लाला ने भी उसका अनुसरण किया और खुद को सुधारने का फैसला किया। उसने अपना पूरा ध्यान अपने होटल व्यवसाय पर एकाग्र कर दिया और किसी भी किस्म की आपराधिक गतिविधियों से खुद को अलग कर लिया। बाशु दादा इस बीच हैदराबाद चला गया था और उसने कभी भी बंबई न लौटने की कसम खा ली थी। एकमात्र इंसान जो अब भी सक्रिय था, जो बंबई माफिया में अव्वल दर्जे की हैसियत बनाने की महत्वाकांक्षाएं पाले हुए था, वह था दाऊद इब्राहिम।